आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में सब कुछ जानेंगे। प्रस्तावना से सभी एग्जामों में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्रस्तावना के जो लिखा गया है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। ऐसे इसमें जो शब्द दिए जाते हैं, कई बार उन्हीं से परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम उन दिए गए शब्दों को भी जानें और उनसे बनने वाले प्रश्नों को हल कर सकें। जैसे इसमें लिखा गया है कि न्याय कितने तरह का हो सकता है। प्रस्तावना में उल्लिखित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसी प्रकार स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, आदि प्रकार की है। उससे पहले हम बात कर लें कि प्रस्तावना का विचार सबसे पहले किस संविधान में लिया गया। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान में सबसे पहले शामिल की गई। तो ये सबसे पहले जो शामिल किया गया उस देश का नाम था अमेरिका। आपको याद करना चाहिए कि प्रस्तावना से अगर सवाल बनेगी सबसे पहले किस देश में शामिल हुई, तो वो देश था अमेरिका। दूसरा सवाल अगर पूछे कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना किस राज्य से ली है, किस देश से ली है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले अमेरिका में ली गई थी। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई है। किंतु यहाँ एक ज़रूरी बात है जो हमें याद करना पड़ेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको समझ आया? अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार की बात की जाए तो वो अमेरिका से लिया गया है। तीसरी बात, प्रस्तावना को पहले उद्देशिका प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था, जिसे सर्वप्रथम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका यानी जो पहले प्रस्तुत की गई थी तब इसका नाम उद्देशिका प्रस्ताव था। बाद में इसे प्रस्तावना कहा गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। अगर इसकी डेट पूछी जाए कि किस तारीख को यह प्रस्तुत की गई थी, तो हमें याद करना पड़ेगा 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा में पेश किया गया था। अगर इसके पास होने की तिथि पूछी जाए तो 22 जुलाई 1947 को प्रस्तावना पास की गई थी। जिसका परिणाम उद्देश्य का प्रस्ताव था। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, प्रस्तावना से ना कई बार बहुत ही ज़रूरी सवाल बनते हैं। हमें इसके छोटे छोटे से पॉइंट जो हैं उनको भी याद करने की ज़रूरत है। कई बार एग्जाम में सवालों को घुमा के भी पूछा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम गहराई में उतर कर इसका अध्ययन करें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावना पर दिए गए निर्णयों की बात करें तो पहला जो केस बना था वो बेरुबाकी केस बना था। यानी बेरुबाकी केस में सर्वप्रथम प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया था, जो 1960 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया और बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु संविधान में उल्लिखित अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या के लिए संविधान प्रस्तावना का सहारा ले सकता है। आप समझे ना कि संविधान का भाग मानने से बेरुबाकी केस में प्रस्तावना को मना कर दिया गया था, किंतु कहा गया कि अस्पष्ट प्रावधानों के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? प्रस्तावना को अगर सवाल आएगी प्रस्तावना को किस केस में संविधान का भाग नहीं माना गया, तो उसका आंसर होगा बेरुबाकी केस। दूसरा केस होना 1973 का केशवानंद भारती केस। इसमें संविधान के अंग के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। समझ रहे ना? एक यहाँ बड़ा परिवर्तन आता है और संविधान का भाग मान लिया जाता है प्रस्तावना को। साथ ही साथ ये केशवानंद भारती केस में हमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान दिखाई पड़ता है, जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहलाता है। संविधान में जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत के ऊपर सवाल पूछे तो उसका आंसर होगा केशवानंद भारती केस। किंतु साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत संविधान के मूल प्रावधानों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर
मूल प्रावधानों में परिवर्तन का केस, या फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, या फिर प्रस्तावना को किस में संविधान का भाग माना गया। तो तीनों का आंसर होगा केस स्पंदन भारती केस। साथ ही साथ कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना पर कमेंट किया है, जैसे के मुंशी ने प्रस्तावना को एक हॉरोस्कोप जन्म कुंडली कहा है। साथ ही साथ पीएन पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये 2 कमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, पालकीवाला से परिचय पत्र। ये आप एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, समझ रहे ना। अगर सवाल आए कि प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है तो पालकीवाला। और हॉरोस्कोप की बात करें, जन्म कुंडली की बात करें, तो इसका आंसर होगा के मुंशी। ये 2 कमेंट आपको याद करने ही पड़ेंगे, कई बार कमेंट परीक्षा में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो पिछला वाला है आपको याद करना पड़ेगा। और हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कई बार सीक्वेंस में पूछ लेता है कि प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्रम क्या है। जैसे हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है सबसे पहले संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगर इनका सीक्वेंस पूछ ले कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, कभी कभी उल्टा पूछ देता है, उल्टे सीधे लगा के वर्ड पूछता है, तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो आपको याद करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको बात आगे बताता हूँ, डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ पे। कई बार पूछता है संविधान का, जो हमने अभी वर्ड पढ़े थे उन्हें पूछता है कि राज्य मतलब स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। जैसे हमने अभी पढ़े पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी। अगर पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य का अंग क्या है तो वो हुआ सॉवरेनिटी, यानी संपूर्णता किसी राज्य का, संप्रभुता किसी राज्य का वह महत्वपूर्ण गुण है जिसके आधार पर वह अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय को लेता है, यानी वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। संप्रभुता राज्य का वह गुण है जहाँ अपने देश नीति को संचालित करता है, किस तरह से देश को चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, कौन से निर्णय लेने हैं, इन सभी में वह स्वतंत्र होता है। यह राज्य का एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया संप्रभु राज्य, यही इसका बात करता है। दूसरा हम बात करें कि जो हमने क्रम अभी आपको बताया था, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी। दूसरा समाजवादी, यानी दोनों साफ पहले हैं, संप्रभु, समाजवादी। उसके बाद है पंथनिरपेक्ष, उसके बाद है लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सीक्वेंस अगर बात की जाए न्याय की, तो भारतीय प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये आपको याद हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो भारतीय संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, आपको बताते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, ये और 2 और जो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ आगे, उन 5 तरह की प्रस्तावना की बात की गई। साथ ही अगर समानता की बात करें, ये सब हम डिटेल में आगे लिखेंगे सवालों को, तो वो परिस्थिति और अवसर की समानता की बात की। लास्ट में अगर बात की जाए तो जो 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं इनका क्रम पूछा जा सकता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मविहित। ये 3 वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कभी कभी इन तीनों का सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय कैसे कैसे लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। अगर आपसे सवाल बने कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये विचार हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। हम सब लिखेंगे, आप परेशान मत हो, इन सब पे आगे लिखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लिखते हैं कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लिया गया है, ये जो बात की गई है, ये तीनों वर्ड हमने रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी, रूस की समाजवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति कहते हैं, उससे लिए है। दूसरा अगर हम सवाल लिखें, कितनी तरह की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये सारे वर्ड आपको याद कर। कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा न्याय इसमें शामिल नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है, तो इसको हटाने के लिए आपको जो है, जो सब न्याय या स्वतंत्रता दी गई है उनको याद करना पड़ेगा। तो आपको पहले भी बताया था कि स्वतंत्रता वो 5 तरह की है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना। आप हमारे साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपको याद होता जाएगा। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ प्रस्तावना से सवाल बनता ना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर इतना पढ़ लिया तो कोई भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं त्रयी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सवाल बने कि त्रयी किसे कहा जाता है, तो वो हम कहते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो 3 विचार हैं ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। 3 विचार हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं जो 1789 में हुई थी। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उम्मीद है कि सारे आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर हम अब आगे बढ़े थोड़ा सा और आपको बताया जाए जिससे आपका कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, तो अगर हमने आपको समानता भी बताई थी तो वो भी नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, कितने प्रकार की समानता का वर्णन है, तो हमने आपको पहले ही बताया था। वहाँ परास्थिति और अवसर की समानता, 2 तरह की समानता की बात भारतीय प्रस्तावना में की गई है। कौन कौन से? परास्थिति की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। परास्थिति की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, याद होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया। तो क्योंकि हमने मानना था कि संविधान का भाग प्रस्तावना है केशवानंद भारती केस में, तो अभी तक भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। अब वो कौन सा था, तो आपको याद करना पड़ेगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए वर्डों को जोड़ा गया। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा कि मूल प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। अगर सवाल है कि मूल प्रस्तावना में कौन सा वर्ड शामिल नहीं था तो आप इनको पहचान के निकाल सकते हैं। तो वो 3 वर्ड जोड़े गए, समानता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। कौन से वर्ड है? एक तो है समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, या समाजवाद या समाजवादी, जो भी आप बोलना चाहें, तो आपको याद करना पड़ेगा समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। जिसमें से 2 वर्ड हमने जो ऊपर पढ़े थे ना, राज्य की प्रकृति, उसमें आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक, तो उसका सीक्वेंस में बात करें तो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो उनमें से जो वर्ड है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़े गए थे। ठीक है, सबको पता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, पर एक कन्फ्यूजन सवाल बनता है कि आर्टिकल 32 जो है उसको भी संविधान की आत्मा कहा है। वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो सवाल बने कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सवाल ये बने कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आपको टिक मारना है, संविधान की आत्मा है क्या? प्रस्तावना। ये सब आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपके कोई भी सवाल इस प्रस्तावना से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर कोई और भी वनडे एग्ज़ाम, एक भी एग्ज़ाम इन सवालों से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।